नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे ला रखे हैं उत्तराखंड एसआई प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था 2015 में। तो आज हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये मतलब 300 नंबर का ये पेपर होता है। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हिंदी वाले पोर्शन को। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण या ध्वनि। तो यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त देखो, जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं? कुल टोटल 4 प्रकार के होते हैं व्यंजन। एक होता है स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या होती है कुल टोटल 25 का से लेके मां तक। ठीक है, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी टोटल 4 होती है, या, रा, ला और वा। फिर तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, वो भी 4 प्रकार के ही होते हैं, 3 सा हो गया और एक उसमें हा। और लास्ट होता है संयुक्त व्यंजन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो संयुक्त जो व्यंजन है वो है अक्षा, तरा, ज्ञा और सरा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो देखो आ और ए क्या है, यहाँ पे स्वर है और नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 5 से 9 तक नीचे दिए गए प्रश्नों का हमने यहाँ पे शुद्ध वर्तनी सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है जानवी। तो जानवी कैसा लिखा जाता है? तो यहाँ पे जो 5 है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है, क्योंकि पहले ना नहीं आता है, पहले हा आता है, फिर आधा ना आता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पे जानवी का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है दीर्घायु। दीर्घायु कैसा लिखा जाता है? तो 6 का यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पूरा रा नहीं होता है, आधा रा होता है जो कि घा के ऊपर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार कैसा लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी है यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है उज्जवल की यहाँ पे सही वर्तनी कौन सी है? तो देखो उज्जवल में क्या है, जो जा होता है पूरा नहीं होता है, दोनों जा आधा आधा होते हैं, तो इसलिए 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उज्जवल ऐसा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे इसका सही वर्तनी क्या है? तो देखो अंतर साक्ष्य नहीं होता है, अंतः साक्ष्य होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी है यहाँ पे 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। और संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ हो गया, गुण, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संधि के कितने प्रकार हैं? तो मैंने अभी ऊपर बताया, तो संधि के कुल टोटल होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राकेश का जो सही संधि विच्छेद है वो है रा का धन ईस। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी है। और राकेश में कौन सी संधि है? तो उसमें है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो 13 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 14 है अतिधन आचार संधि विच्छेद है। तो अतिधन आचार का संधि विच्छेद है अत्याचार। तो ऑप्शन जो बी है वो है 14 का यहाँ पे करेक्ट आंसर। और जो अत्याचार है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि, क्योंकि देखो यण संधि में क्या होता है, अगर या, वा और रा के पीछे अगर आधा वर्ण आए तो उसको कहते हैं यण संधि। और यहाँ पे क्या है, या है ना, तो या के पीछे क्या है, आधा वर्ण ता है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी अत्याचार में। ठीक है, ऑप्शन बी 14 का क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ धन ई बराबर ए
स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि या यण संधि? तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुण संधि। ठीक है, और गुण संधि के एग्जाम्पल की बात करें तो महोत्सव हो गया, नरेंद्र, परमेश्वर, ये सभी एग्जाम्पल हैं गुण संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 16 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी है प्रतिधन उत्तर। और इसमें भी कौन सी संधि है? या के पीछे क्या है? आधा ता है, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास है यहाँ पे नीलोत्पल में। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है? तो देखो, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद का अगर हम विग्रह करते हैं तो उन दोनों शब्दों के बीच में फिर क्या है? जो और के जैसे शब्द आते हैं। जैसे क्या है? अगर हम इस नीलोत्पल का विग्रह करेंगे तो नील है जो उत्पल, नील का अर्थ हो गया यहाँ पे नीला रंग, और उत्पल का अर्थ है यहाँ पे कमल, तो नीला है जो कमल, जो आ गया। और दूसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल चंद्रमुख, तो चांद के समान है जो मुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है यहाँ पे? तो चतुरानन में है यहाँ पे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो देखो, इस समास में क्या है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दो पद मिलकर फिर क्या करते हैं? तीसरे पद को संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? चतुरानन, तो क्या है? चार है जिसके आनन, अर्थात ब्रह्मा जी को यहाँ पे संकेत हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान जी की ओर संकेत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो कौन सा शब्द है? वो है पंचानन। ठीक है, तो पंचानन का अगर हम समास का इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? फिर पांच है आनंद जिसके, अर्थात शिवजी भगवान की ओर संकेत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में समास है, तो कौन सा समास है चौराहा में? तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द्विगु समास। और द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे क्या है? चौराहा मतलब चार राहों का समूह। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? त्रिलोक, तो तीनों लोक, जिसमें पहला जो पूर्व पद होता है अगर संख्यावाचक विशेषण है तो वो कहलाता है हमारा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में क्या है? द्वंद्व समास है। 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है। ठीक है, और दूसरी पहचान इस समास की क्या होती है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। जैसे भाई बहन के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है। जैसे माता पिता हो गया, ठंडा गर्म, रात दिन, पति पत्नी, ये सभी उदाहरण हैं हमारे द्वंद्व समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द है यहाँ पे योगरूढ़ शब्द? तो वो है जलज। ठीक है, तो देखो, शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, और अगर बात करें शब्द रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं शब्द 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार के शब्द? तो पहला आपका आ गया मूल शब्द। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है ये योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द के बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो, जो योगरूढ़ शब्द है ये क्या है? दो शब्द मिलकर जब एक यौगिक शब्द बनाते हैं, बट उसका जो मीनिंग होता है वो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होता है। जैसे क्या है? लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका, इसका मीनिंग क्या है? गणेश भगवान के लिए है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जलज, क्योंकि जलज का मीनिंग क्या है? जल में उगने वाला। किसकी ओर संकेत हो रहा है? जल में कौन उगता है? कमल का फूल। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। मतलब ये है कि जितने भी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पे देशज नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, और 23 का करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है देशज शब्द यहाँ पे पुष्कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधोलिखित में रूढ़ या योगरूढ़ शब्द कौन सा
नहीं है। तो देखो जलज पंकज, इनका मीनिंग क्या है? जलज मैंने ऊपर बताया, जल में उगने वाला मतलब कमल है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब क्या है? वैभव शब्द होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में से है? तो 25 का सही आंसर क्या है? देखो हिंदी में कुल टोटल कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। तो 28 यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अधिकरण। वो कैसे है? देखो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में और पर। यहाँ पे क्या हो रखा है? चारपाई पर भाई बैठा है, तो पर आ रहा है ना यहाँ पे इसका चिन्ह, या यहाँ पे में होता, जैसे राम कमरे में बैठा है, या पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। और दोस्तों अगर आपको हिंदी की डिटेल्स में नोट चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके ऐप, वो एसजे ग्रुप के नाम से है। वहाँ पे आपके यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस के आधार पे सभी कंटेंट बना रखा है। आप डिटेल्स में वहाँ पे हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड का क्या है जीके जितना भी है वो आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन हो गया और बहुवचन हो गया। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है वो है 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो दही शब्द है पुल्लिंग, ठीक है। दही हो गया, पानी, घी, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में विकारी शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा है? वो है दोस्तों लड़का, जो है वो एक विकारी शब्द है। तो देखो मैंने थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन में बताया था शब्दों के कई प्रकार होते हैं। तो अगर बात करें रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक विकारी शब्द हो गया और एक अविकारी शब्द हो गया। तो विकारी शब्द यहाँ पूछा है तो ये क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक के कारण क्या है? परिवर्तन या विकार होता है, उसको क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे विकारी शब्द के हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो बिल्कुल सही है। बी है यहाँ पे, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो देखो तेरे को नहीं, यहाँ पे क्या होना था? मैं आपको एक घड़ी दूंगा या घड़ी दूंगी, तो इसलिए यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग किसका हुआ है इस वाक्य में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 30 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का जो मूल रूप है वो कहलाता है धातु। 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अविकारी शब्द होता है। तो अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो देखो विकारी शब्द में संज्ञा हो गया हमारा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं, लेकिन अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाचक कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचक कुल टोटल होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? एक भाववाचक, एक कर्मवाचक, एक कर्तृवाच्य होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं कुल टोटल वाच्य। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण है शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का यहाँ पे पर्यायवाची क्या है? तो खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। तो 35 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल पर्यायवाची है, तो अनिल यहाँ पे किसका पर्यायवाची है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पवन हो गया, हवा या वायु, ये सभी पर्यायवाची है अनिल शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो प्रसून शब्द है इसका पर्यायवाची है पुष्प। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो 38 का फिर सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जंगल हो गया, अरण्य हो गया और विपिन ये सभी पर्यायवाची शब्द है हमारे कानन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो देखो नियति शब्द का समानार्थी शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन सी भाग्य। 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हम कहते हैं ना जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, या जो हमारी नियति ने तय किया है वो होके रहेगा, इसलिए नियति का समानार्थी शब्द है यहाँ पे भाग्य। क्वेश्चन नंबर 40 है अर्थ का विलोम क्या है? यहाँ पे जो अर्थ है इसका विलोम है दोस्तों इति। ठीक है, अर्थ नहीं है ये, अर्थ का विलोम इति होगा। तो 40 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? तो देखो पूर्व का पश्चिम है, तो दक्षिण का क्या होगा उत्तर, और उत्तर या इसको क्या कहते हैं वाम भी दक्षिण का ही विलोम शब्द है। तो 41 का फिर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। तो कौन सा विपरीतार्थक शब्द है शोषक का? तो 42 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी पोषक। ठीक है, शोषक का पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का यहाँ पे आपने चयन करना है। तो कौन सा होगा 43 का करेक्ट आंसर? तो हर्ष शब्द का विलोम है यहाँ पे विषाद, ऑप्शन डी है, ये होगा 43 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? तो सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल मतलब क्या होता है बड़ा, तो सूक्ष्म का विलोम होगा फिर स्थूल। नेक्स्ट है यहाँ पे निर्देश दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 50 तक निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे अभूतपूर्व। ठीक है, तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ चीज का ज्ञाता है उसको हम क्या कहेंगे सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहेंगे सुग्रीव। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है बिना घर का, तो जो बिना घर का है उसके लिए शब्द क्या आएगा अनिकेत। और क्वेश्चन नंबर 49 है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम कहेंगे अनाहूत। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है जो आंखों के सामने न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जो आंखों के सामने न हो उसे कहेंगे परोक्ष। तो 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे फिर से निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 51 से लेके 55 निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का हमने यहाँ पे चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, या बच्चे को काट कर फल खिलाओ, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, और डी है यहाँ पे काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो 51 का यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये यहाँ पे क्या है शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 52 है बैल और बकरी घास चरती है या बैल और बकरी घास चरते हैं। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दो है ना यहाँ पे बैल भी और बकरी, तो घास चरती है नहीं आएगा, घास चरते हैं। तो ऑप्शन बी होगा 52 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। देखो सभी एक जैसा ही लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है इसको अलग अलग करके लिखा है। तो जो रामचरितमानस है वो ऐसा रामचरितमानस ऐसा नहीं लिखा जाता है, बल्कि रामचरितमानस पूरा एक शब्द साथ में लिखा जाता है। तो इसलिए 53 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। बी है आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। सी है आज का अवकाश देने की कृपा करें, या आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा 54 का? तो शुद्ध वाक्य है यहाँ पे ऑप्शन सी कि आज का अवकाश देने की कृपा करें। क्वेश्चन नंबर 55 है भारत में अनेक जाति हैं या भारत में अनेकों जाति हैं। सी है भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो 55 का सही आंसर क्या है कि भारत में अनेक जातियां हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 से पहले फिर यहाँ पे निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 56 से लेके 60 नीचे दिए गए मुहावरों का हमने यहाँ पे सही अर्थ देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है। पहला मुहावरा है पो 12 होना। तो पो 12 होना का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो 56 का सही आंसर है लाभ ही लाभ। पो 12 होना मतलब लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, शैतान की आंत। तो शैतान की आंत मतलब क्या होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति या अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो 57 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आधा तीतर आधा बटेर। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है यहाँ पर अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? इनकार करना। और क्वेश्चन नंबर 60 है दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? तो 60 का सही आंसर है दांतों तले अंगुली दबाना मतलब हैरान होना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 से लेके 66 तक है निम्न लोकोक्तियों के विकल्पों में से उनके सही अर्थ विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 61 है क्वेश्चन नंबर, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इस लोकोक्ति का यहाँ पे सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे दान के लिए सुपात्र न होना, बी है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, या बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। देखो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात ये क्या है कि कोई भी पद है वो उसके लिए क्या है? कैपेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस पद पर बैठा है, इसलिए ऑप्शन डी होगा 61 का यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? तो 62 का सही आंसर है असंगत बातें करना, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस बातें करना। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है यहाँ पे 63 का अल्प ज्ञान भयंकर ज्ञान है, लेकिन आधा है वो भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्यर्थ का प्रदर्शन मतलब दिखावा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तू भी चालाक है और यहाँ पे मैं भी चालाक हूँ। तो यहाँ पे फिर निर्देश दे रखा है 66 से लेके 69 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुच्छेद के पहले और अंतिम भागों की क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले 4 वाक्यों को या रा ला वा की संख्या दी गई है और ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम को चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 है जीवन एक संघर्ष है। तो इसको हमने सही सिक्वल में कैसे लगाना है? तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है वो आप बता सकते हैं। तो 66 का राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। वो कैसे? देखो पहले वाह है, फिर या है, फिर रा है और फिर ला है। तो जीवन एक संघर्ष है। देखो इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। बिल्कुल सही है ये। फिर है यानी कि असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको रुकना है, हम उस संघर्ष में हम कूद भी सकते हैं। फिर है रा मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। और फिर है यहाँ पे ला भले ही आप कमजोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का कुछ ना कुछ करने का साहस तो आप में है। तो जीवन एक संघर्ष है। तो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे इसने मोटिवेटेड करके समझा रखा है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 66 का करेक्ट आंसर सीक्वेंस में। ठीक है, फिर है यहाँ पे 67 है सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो पहले वाह है यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। फिर है रा संस्कृति के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है या इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। और डी फिर लास्ट है यहाँ पे ला है यही विविधता में एकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, और अगर आप थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं एक एक करके, और फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 68 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा देश त्योहारों का देश है। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। कैसे? देखो, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर यह है, ये त्योहार उल्लास जगाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। वह जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं, और यहाँ पे फिर ला होगा, यहाँ पर समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो 68 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, पहले ला है, तो उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था, फिर तभी तो इतने गंभीर विचारक थे। ठीक है, फिर है यहाँ पे वाह, उनका जीवनानुभव ठोस था। फिर रा है, उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया। और फिर यह है कि परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयामों का उद्घाटन भी किया। तो 69 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की कुल संख्या है दोस्तों 9। कौन कौन से हो 9? देखो, क्रोध हो गया, दूसरा रति या प्रेम हो गया, तीसरा उत्साह हो गया, चौथा विस्मय हो गया, पांचवा भय हो गया, छठा है शांति, सातवां है यहाँ पे घृणा, आठवां है शोक या दुख, और नौवां है यहाँ पे हंसी। ठीक है, तो कुल टोटल 9 होती है स्थायी भावों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 71 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 72 है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो 72 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अद्भुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की कुल संख्या होती है 33। क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पे माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? शांत रस में, वीर रस में, श्रृंगार रस में, या रौद्र रस में? तो 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस में। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पे किलक अरे में नेह निहारूं इन दांत पर मोती वारों, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 75 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पर रमा विद्यालय से घर आती है, इसमें यहाँ पे कौन सा कारक है? तो रमा विद्यालय से घर आती है, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अपादान। ठीक है, अपादान में क्या होता है? जहां पर अलगाव या कोई दो चीजें अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, या राम गांव से आज ही आया। ठीक है, वो आया लेकिन कहाँ से आया? गांव से आया, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, रोला है, चौपाई है, सोरठा या बरवे? तो 77 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी सोरठा। क्वेश्चन नंबर 78 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में? तो कुल टोटल होती है 16 मात्राएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 79 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो छंद होते हैं कुल टोटल 3 प्रकार के, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोरठा छंद। क्वेश्चन नंबर 81 है, 3 बरस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का धिकार, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो 81 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी आलाह छंद। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुनु सिया सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे जो 82 है उसका सही आंसर है ये क्या है? चौपाई है।
और क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पर, रहीमन पानी राखी है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। उपरोक्त पंक्तियों में यहाँ पे कौन सा छंद है? तो 83 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोहा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 से लेके 89 तक प्रस्तुत पंक्तियों में सही अलंकारों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो इसमें यहाँ पे हमने कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें कौन सा है? एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रखी है, तो ऑप्शन डी होगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमक है, या पुनरुक्ति है, या अनुयोक्ति है? तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 87 है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो 87 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, राम सो राम सिया सो सिया। इसमें कौन सा अलंकार है? तो 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट अलंकार यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो 89 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 90 है, अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो देखो, बुंदेली हो गया, ब्रज और कन्नौज, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 90 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है यहाँ पे? तो पहले पाली है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो ये है यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो देखो यहाँ पे मानक भाषा कौन सी नहीं है? तो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा है, तो नहीं, यहाँ पे अवधि हो जाएगा 94 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु से। 95 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी जो लिपि है इसका विकास हुआ है ब्राह्मी से। ठीक है, यहाँ पे 96 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो हिंदी का अर्थ है यहाँ पे हम भारतवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 98 का राइट आंसर है यहाँ पे अक्षरात्मक जो है इस प्रकार की लिपि है देवनागरी लिपि। और क्वेश्चन नंबर 99 है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। 99 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये सभी क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। और आज की वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो यहाँ पे 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन 100 में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।